चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विकास में बड़ी सफलता हासिल की। तो इसरो ने पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इंजन का पहला सफल हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स में किया। यह प्रक्षेपण यान मार्क 3 के सेमी क्रायोजेनिक बूस्टर चरण को शक्ति प्रदान करेगा। LVM-3 वस्तुतः 3 चरणों वाला प्रक्षेपण यान है। इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन मोटर्स, एक लिक्विड कोर चरण और एक हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर चरण शामिल है। इस परीक्षण के विषय में देखते हैं तो यह चरण 2000 किलो न्यूटन अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित होगा। इससे भविष्य के प्रक्षेपण यानों की पेलोड क्षमता बढ़ेगी और यान का बूस्टर स्टेज संचालित होगा। गौरतलब है कि यह इंजन LVM-3 के मौजूदा लिक्विड कोर स्टेज की जगह लेगा। इस इंजन में गैर विषाक्त और गैर खतरनाक प्रणोदकों का उपयोग किया गया है। सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन प्रणाली और उन्नत क्रायोजेनिक चरण के चलते LVM-3 यान की भूतुल्यकालिक अंतरण कक्षाओं में पेलोड ले जाने की क्षमता 4 टन से बढ़कर 5 टन हो जाएगी। इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विषय में देखते हैं। इसरो एक 2000 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकसित कर रहा है। तरल ऑक्सीजन और कैरोसिन प्रणोदक के मिश्रण से संचालित होगा। इसका उद्देश्य LVM-3 की पेलोड क्षमता बढ़ाना और भविष्य के प्रक्षेपण यानों को अधिक थ्रस्ट प्रदान करना है। इसरो का लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर अन्य प्रक्षेपण यान केंद्रों के सहयोग से सेमी क्रायोजेनिक प्रणाली का विकास कर रहा है। ठीक है, ये बात की हमने इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के विषय में। अब बात करेंगे अगली न्यूज की, जो है महाराष्ट्र सरकार ने दया याचिकाओं के लिए समर्पित सेल की स्थापना की। तो महाराष्ट्र ने मृत्युदंड की सजा पाए दोषियों की दया याचिकाओं पर तेजी से कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त सचिव के अधीन एक समर्पित सेल की स्थापना की। महाराष्ट्र सरकार का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश 2024 का पालन करता है। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं पर कुशलतापूर्वक त्वरित कार्यवाही करने के लिए अपने गृह जेल विभागों के भीतर समर्पित इकाइयां गठित करने का निर्देश दिया गया था। दया याचिका के विषय में देखते हैं। न्यायालय द्वारा सजा मिलने के बाद दोषी व्यक्ति के पास राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका दायर करने का अंतिम संवैधानिक उपाय होता है। इसके तहत दोषी व्यक्ति अपनी सजा में बदलाव या क्षमा की मांग करता है। दया याचिका और क्षमा राष्ट्रपति या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यक्ति को यह दावा करने का कानूनी अधिकार नहीं है कि उसे क्षमा मिलनी ही चाहिए। दया का उपयोग क्षमादान की शक्ति के माध्यम से किया जाता है, जिसे माफ करने की शक्ति के रूप में भी जाना जाता है। क्षमादान की शक्ति के विषय में देखते हैं तो राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 72 क्षमा, सजा से पूर्ण मुक्ति, विराम, दिव्यांगता या गर्भावस्था जैसी विशेष परिस्थितियों के कारण मूल सजा के स्थान पर कम सजा देना, स्थगन, कुछ समय के लिए किसी सजा के निष्पादन पर रोक लगाना। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना है। परिहार तो सजा की अवधि कम कर दी जाती है जबकि इसकी प्रकृति वही रहती है। लघुकरण तो सजा की प्रकृति को बदलना, जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदलना। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कोर्ट मार्शल के मामलों, संघीय कानूनों के उल्लंघन और मृत्युदंड के मामलों पर लागू होती है। राज्यपाल की क्षमादान शक्ति अनुच्छेद 161, राज्यपाल के पास भी क्षमादान शक्तियां हैं, लेकिन ये मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल के मामलों तक विस्तारित नहीं है। मारूराम बनाम भारत संघ मामले 1980 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल स्वतंत्र रूप से नहीं बल्कि सरकार की सलाह पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एक अमेरिकी फर्म को भारत में परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की मंजूरी मिली। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने होलटेक इंटरनेशनल नामक एक अमेरिकी कंपनी को भारत में परमाणु रिएक्टर डिजाइन और निर्माण करने की अनुमति दी है। यह मंजूरी 10 CFR 810 नामक अमेरिकी प्रतिबंधात्मक विनियम के तहत दी गई है। यह विनियम परमाणु तकनीक के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। यह होलटेक के 3 भारतीय निजी कंपनियों को अवर्गीकृत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर तकनीक हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। मंजूरी 10 वर्षों तक के लिए वैध होगी और हर 5 साल में इसकी समीक्षा की जाएगी। इस तकनीक का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षा उपायों के अधीन केवल शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के लिए किया जाएगा। इसका किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस अनुमति का महत्व देखते हैं तो भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते 2008 को मजबूत करना, इससे भारत में वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, तो इससे भारत की निजी कंपनियों को SMRs विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे भारत की परमाणु क्षमता बढ़ेगी। भारत की परमाणु विशेषज्ञता को बढ़ाना, तो यह स्वदेशी SMR विनिर्माण को बढ़ावा देगा और वैश्विक SMR बाजार में भारत की भूमिका को मजबूती प्रदान करेगा। परमाणु क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की समक्ष चुनौतियां, तो परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 यह कानून विदेश कंपनियों को भारत के परमाणु क्षेत्र में निवेश करने पर पाबंदी लगाता है।
परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 तो यह केवल राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को ही परमाणु ऊर्जा उत्पादन की अनुमति देता है। यह कानून निजी कंपनियों को स्वतंत्र रूप से परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालित करने की अनुमति नहीं देता है। देखते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के विषय में। तो ये उन्नत परमाणु रिएक्टर हैं जिनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट प्रति यूनिट तक होती है। लाभ इनके: कम ईंधन की आवश्यकता। एसएमआर आधारित विद्युत संयंत्रों को हर 3 से 7 साल में ईंधन की जरूरत होती है, जबकि पारंपरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को हर 1 से 2 साल में ही ईंधन की आवश्यकता पड़ जाती है। अनुकूलनशीलता। तो एसएमआर को अधिक या कम बिजली की आपूर्ति के अनुसार व्यवस्थित किया जा सकता है, इससे यह विविध ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। सुरक्षा सुविधाएं। तो एसएमआर डिजाइनों में निष्क्रिय सुरक्षा सुविधाओं का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे ये अधिक सुरक्षित होते हैं। पैसिव सेफ्टी या निष्क्रिय सुरक्षा तो उन सुरक्षा सुविधाओं को संदर्भित करती हैं जो स्वचालित रूप से काम करती हैं। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा किसी भी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती है। फिर नेक्स्ट न्यूज है हमारी, केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अफस्पा लागू रहने की अवधि में वृद्धि की। तो केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में लागू सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी अफस्पा को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। विद्रोहियों, उग्रवादियों से निपटने और मौजूदा नृजातीय हिंसा को देखते हुए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए अफस्पा लागू रहने की अवधि बढ़ाई गई है। इसके विषय में देखते हैं। तो यह कानून सशस्त्र बलों को अशांत क्षेत्रों में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। अफस्पा की धारा 3 के तहत अशांत क्षेत्र तब घोषित किया जा सकता है जब राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का कोई हिस्सा या पूरा हिस्सा ऐसी स्थिति में हो कि नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों का उपयोग आवश्यक हो जाए। केंद्र सरकार राज्य का राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के कुछ या संपूर्ण क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अफस्पा के तहत सशस्त्र बलों को दिए गए विशेष अधिकार। तो कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सशस्त्र बलों को घातक हथियारों के उपयोग सहित बल प्रयोग का अधिकार दिया गया है। सशस्त्र बलों को वारंट के बिना किसी की गिरफ्तारी और तलाशी लेने का अधिकार दिया गया है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना सशस्त्र बल के किसी कर्मी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफस्पा को लेकर चिंताएं। तो मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप। मानवाधिकार संगठनों और स्थानीय संगठनों ने सुरक्षा बलों द्वारा कथित ज्यादतियों के लिए अफस्पा कानून की आलोचना की है। शासन की विफलता। तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि अफस्पा को लागू करने विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में गंभीर राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं है। कानून पर लोगों का विश्वास नहीं। तो सैन्य कार्यवाहियों में पारदर्शिता नहीं होने की वजह से आम जन के मन में सशस्त्र बलों की छवि खराब हुई है। न्यायमूर्ति जीवन रेड्डी समिति की सिफारिश है। तो अफस्पा कानून को निरस्त कर देना चाहिए। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए में संशोधन करके इसमें विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अफस्पा के प्रावधान शामिल कर देने चाहिए। ठीक है, देखते हैं आगे की न्यूज। यूनेस्को ने एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट जारी की। तो इस रिपोर्ट में शिक्षा और पोषण के बीच के आपसी संबंध को दर्शाया गया है। यह रिपोर्ट फ्रांस द्वारा आयोजित न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रकाशित की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार पोषण और शिक्षा के बीच पूरक संबंध। तो पोषण का शिक्षा और सीखने की प्रक्रिया पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए समेकित बाल विकास योजना के कारण सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की दर 9% और विश्वविद्यालय की पढ़ाई पूरी करने की दर 11% बढ़ी है। बच्चों को स्कूल में भोजन दिए जाने से नामांकन, उपस्थिति और सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र राज्य में बायो फोर्टिफाइड बाजरे के सेवन से किशोरियों की एकाग्रता क्षमता एवं स्मरण शक्ति में सुधार हुआ। पोषण का लैंगिक समानता और न्याय पर प्रभाव। तो भारत में पीएम पोषण कार्यक्रम ने बालिकाओं और अन्य वंचित वर्गों के बच्चों के नामांकन में वृद्धि की है। शिक्षा का पोषण पर प्रभाव। तो अंतर पीढ़ीगत और व्यक्तिगत विकल्पों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए शिक्षित माताओं की पसंद और व्यक्तिगत स्थिति स्वास्थ्य एवं पोषण को प्रभावित करती हैं। सिफारिशें देखते हैं। तो पोषण शिक्षा में बदलाव। बाल शिक्षा से लेकर वयस्क शिक्षा तक स्कूली पाठ्यक्रम में खाद्य शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए। स्कूलों को प्रयासों के केंद्र में रखना। तो एक समग्र विद्यालय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए जिसमें स्कूली भोजन, पोषण शिक्षा, शारीरिक गतिविधियां और पाठ्येतर पहलें आदि शामिल होनी चाहिए। शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से पेशेवर क्षमता का निर्माण करना। तो यह कदम सभी स्तरों पर ज्ञान एवं कौशल में मौजूद अंतराल को खत्म करने में मदद कर सकता है। शिक्षा और पोषण के बीच संबंधों की निगरानी करना। तो स्कूली भोजन एवं संबंधित स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों की निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारी स्मार्ट सिटीज मिशन की कार्य अवधि 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गई।
तो स्मार्ट सिटीज मिशन डैशबोर्ड के अनुसार फरवरी 2025 तक शहरों ने 7,491 परियोजनाएं पूरी कर ली हैं तथा 567 परियोजनाएं अभी भी जारी हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 के विषय में देखते हैं। उद्देश्य है 100 शहरों में बेहतर सेवाएं, मजबूत अवसंरचना और संधारणीय विकास सुनिश्चित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका कार्यान्वयन मुख्यतः 2 तरीकों से किया जाता है। पहला, क्षेत्र आधारित विकास दृष्टिकोण। तो इसके तहत सभी 100 शहरों ने लक्षित हस्तक्षेप के लिए शहर में एक निर्धारित क्षेत्र का चयन किया। इन ABD क्षेत्रों को शहर के अन्य भागों के लिए आदर्श मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है पेन सिटी परियोजना है, तो इसमें प्रौद्योगिकी संचालित समाधान शामिल है। फिर अन्य प्रमुख पहलू, कार्यान्वयन के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल का गठन करना, परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण के अधिक से अधिक स्रोतों को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्धी संवाद को बढ़ावा देना और नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना शामिल है। स्मार्ट सिटीज मिशन की अन्य प्रमुख पहली और उपलब्धियां देखते हैं। तो एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, सभी 100 स्मार्ट शहरों में ICCCS काम कर रहे हैं जो तथ्य और साक्ष्य आधारित निर्णय लेने के लिए डेटा का उपयोग करते हैं। लोगों की सुरक्षा हेतु उपाय, तो 100 स्मार्ट शहरों में 84,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं जो अपराध पर नजर रखने में मदद करते हैं। जल आपूर्ति, तो पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण के माध्यम से 17,026 किलोमीटर से अधिक जल आपूर्ति प्रणाली की निगरानी की जा रही है। इससे नॉन रेवेन्यू वाटर और जल की बर्बादी में कमी आ रही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तो 60 से अधिक शहर प्रौद्योगिकी के उपयोग अपशिष्ट संग्रह करने वाले वाहनों की GPS ट्रैकिंग और स्मार्ट मॉनिटरिंग अपशिष्ट संग्रहण की दक्षता व दैनिक प्रबंधन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन कर रहे हैं। अब बात करेंगे अन्य सुर्खियों की, जिसमें पहली न्यूज है समुद्री पक्षी। एडम्स ब्रिज के रेतीले टीलों पर समुद्री पक्षियों के प्रजनन कॉलोनियों को देखा गया। एडम ब्रिज भारत के रामेश्वरम को श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जोड़ता है। इसके विषय में देखते हैं। समुद्री पक्षी के तो ये अपने जीवन का अधिकांश भाग खुले समुद्र में बिताते हैं। ये समुद्र तट से हजारों मील दूर तक भी पाए जा सकते हैं, लेकिन तेज हवाओं एवं तूफानों के दौरान तट पर आ सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्राउन नोडी, ब्राइडल टेंड, सैंडर्स टेंड, लिटिल टेंड आदि। मुख्य विशेषताएं हैं, ये आकार में बहुत बड़े और बेहतर तैराक होते हैं। इनके पंख बहुत लंबे और पतले होते हैं जो उन्हें बिना विश्राम किए लंबे समय तक उड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इनके पास एक विशेष लवण ग्रंथि होती है जो समुद्र के पानी से लवण हटाने में मदद करती है। इसके चलते समुद्री लवणीय जल भी पी सकते हैं। खतरे, तो तेल का रिसाव, जलवायु परिवर्तन, प्लास्टिक प्रदूषण आदि। फिर नेक्स्ट है भारत के पारंपरिक नववर्ष। तो भारत के अलग अलग भागों में विविध पारंपरिक नववर्ष उत्सव मनाए जा रहे हैं, जैसे चैत्र शुक्लादि, तो यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है जो चंद्र पंचाग यानी कैलेंडर पर आधारित है। उत्तर भारत में प्रचलित विक्रम संवत भी चैत्र से ही शुरू होता है। फिर उगादि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में इसे तेलुगु नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। उगादि शब्द युग यानी काल और आदि शुरुआत से मिलकर बना है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गोवा आदि में मनाया जाता है। चेटीचंड, तो यह सिंधी समुदाय के लिए नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इसे झूलेलाल जयंती भी कहा जाता है जो सिंधी का धार्मिक पर्व है। साजिबू चेईरा ओबा, तो साजिबू नोंगमा पनबा चेईरा ओबा मेइतेई नव वर्ष का प्रतीक है। यह मणिपुर में मनाया जाता है और यह साजिबू माह यानी मार्च या अप्रैल के प्रथम चंद्र दिवस पर आता है। ठीक, नेक्स्ट है फिर सोइल लिक्विफिकेशन। तो भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र का कहना है कि सोइल लिक्विफिकेशन के कारण म्यांमार में भारी क्षति हुई। इसके विषय में देखते हैं। यह एक ऐसी परिघटना है जिसमें मृदा का खंड ठोस की बजाय तरल की तरह व्यवहार करने लगता है। यह तब होता है जब सतह के नजदीक असंगठित और जल संतृप्त मृदा तीव्र भूकंपीय झटकों के कारण अपनी मजबूती खो देती है। यदि यह लिक्विफिकेशन इमारतों और अन्य संरचनाओं के नीचे होता है तो भारी नुकसान हो सकता है। फिर नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ग्रीस में होने वाले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास INIOCHOS-25 में भाग लेगी। इसके विषय में देखते हैं। यह ग्रीस की हेलेनिक एयरफोर्स द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य अलग अलग देशों की वायुसेनाओं को अपना कौशल बढ़ाने, सामरिक ज्ञान साझा करने और सैन्य संबंध मजबूत करने का अवसर देना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर। तो फंडिंग के अधिकतर हिस्से का उपयोग फ्यूचर सर्कुलर कोलाइडर परियोजना हेतु किया जा रहा है। इससे अन्य वैकल्पिक अनुसंधान क्षेत्रों के लिए अवसर सीमित हो सकते हैं। इसके विषय में जानते हैं। सर्न स्थित लार्ज हैड्रोन कोलाइडर से संबंधित अग्रगामी परियोजना है। यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन यानी सर्न विश्व के अग्रणी वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है जो ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति को समझने के प्रति समर्पित है। इसके विषय में जानते हैं। LHC जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाया उनके उत्तर खोजना, जैसे बिग बैंग में हिग्स बोसोन की क्या भूमिका थी। स्टैंडर्ड मॉडल से परे अन्वेषण। LHC अभी तक
हिग्स बोसोन के अलावा नए मौलिक कणों का पता नहीं लगा सका है। नेक्स्ट है सरहुल महोत्सव। तो झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में सरहुल महोत्सव मनाया जा रहा है। ये महोत्सव झारखंड की उरांव, मुंडा और हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। सरहुल का शाब्दिक अर्थ साल वृक्ष की पूजा। यह त्योहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। साल के वृक्ष को सरना माँ का निवास स्थान माना जाता है। सरना गांव की प्राकृतिक शक्तियों से रक्षा करने वाली देवी है। यह त्योहार प्रकृति की पूजा से जुड़ा हुआ है। यह सूर्य एवं पृथ्वी के प्रतीकात्मक रूप से एकाकार होने पर आधारित है। यह त्योहार हर साल हिंदू पंचांग के पहले महीने के तीसरे दिन चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। यह बसंत ऋतु यानी फागुन के आगमन का प्रतीक है। नेक्स्ट है एस्बेस्टस। सरकार ने नवोदय विद्यालयों में एस्बेस्टस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला खनिज है। इसके रेशे ताप और संरक्षण प्रतिरोधी होते हैं। इसका उपयोग इंसुलेशन एवं ऑटोमोटिव पार्ट्स, निर्माण सामग्री तथा फर्श व छत की टाइल्स आदि बनाने में किया जाता है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव है? तो इससे कैंसर व एस्बेस्टोसिस हो सकता है और यह 65 से अधिक देशों में प्रतिबंधित है। प्रमुख उत्पादक देश है रूस, ब्राजील, कजाकिस्तान और चीन। फिर नेक्स्ट है एंडीज पर्वत। एक अध्ययन के अनुसार एंडीज पर्वत के ग्लेशियरों के घटते क्षेत्रफल के कारण दक्षिण अमेरिका में जल आपूर्ति बाधित हो सकती है। यह एक वलित पर्वत है। इसका निर्माण महासागरीय नाज़का प्लेट के दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंसने से हुआ है। इसकी लंबाई लगभग 4500 मील है और यह 7 दक्षिण अमेरिकी देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। सबसे ऊंची चोटी है अकोंकागुआ 6960 मीटर। ज्वालामुखी तो ओजोस डेल साल्डो सुप्त कोटोपैक्सी ज्वालामुखी सक्रिय है। ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल माचू पिच्चू। यहाँ का अल्टीप्लेनो पठार तिब्बती पठार के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा पठार है। ठीक है। फिर अंत में बात करेंगे सुर्खियों में रहे स्थल की, जो है टोंगा, राजधानी नुकू आलोफा। तो टोंगा के नजदीक 7.1 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इसके विषय में देखते हैं। भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। टोंगा लगभग 170 द्वीपों से मिलकर बना है, जो 3 मुख्य द्वीप समूहों में विभाजित है। पहला टोंगा टापू दक्षिण में, हापाई मध्य में तथा वावाऊ उत्तर में। सदस्यता टोंगा राष्ट्रमंडल और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। भौगोलिक विशेषताएं इसकी, तो सबसे ऊंची चोटी हापाई समूह में काओ द्वीप। जलवायु इसके उत्तरी द्वीपों में उष्णकटिबंधीय तथा शेष द्वीपों पर अर्ध उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और टोंगा में एक भी नदी नहीं है। ठीक है, ये बात की टोंगा की। तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी, हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।